पिछले वीडियो में हमने एडवांस एक्सेल की सीरीज में रिव्यू टाइप को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्यू टाइप के बारे में कि व्यू टाइप क्या है और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन को हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले थोड़ा समझते हैं व्यू टाइप के बारे में कि होता क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है व्यू का मतलब होता है देखना। जब हम एक्सेल में कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर जो भी वर्क करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट रेडी करते हैं, अब हमको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं किस तरीके से दिखाई देंगी, कितने पेज पर हमारा डेटा जा रहा है, अब इसमें हमको रूलर शो कराना या नहीं शो कराना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो देखने से रिलेटेड होती हैं वो हमको व्यू टाइप में मिलती हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वर्क बुक व्यूज, ये क्या है? तो वर्क बुक क्या होती है थोड़ा इसको समझते हैं। तो जैसे कि एक्सेल में जब हम काम करते हैं, जैसे यहाँ पर सीट 1 दी गई है, फिर नेक्स्ट सीट हमारी दी है स्टूडेंट डेटा के नाम से। तो एक एक अगर देखें तो हमारी सीट होती हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी जो यहाँ पर फाइल ओपन हुई है, जो एक्सेल की जो सीट होती हैं, इन्हीं सब चीज़ों को मिलकर हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्क बुक। जैसे कि आप लोग अभी ऊपर देख पा रहे होंगे टाइटल बार में AA.xlx दिया गया है। तो ये क्या है? हमारी वर्क बुक का नाम है, यानी कि जो एक्सेल की फाइल है जिसको हम वर्क बुक के नाम से जानते हैं, वो उस फाइल का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वर्क बुक व्यूज का मतलब ये होता है कि जो हमारी वर्क बुक है इसको हम किस तरीके से देखना चाहते हैं। तो यही हमारा वर्क बुक व्यूज से रिलेटेड इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल हो गया, पेज ब्रेक प्रीव्यू हो गया, पेज लेआउट और कस्टम व्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल की। तो नॉर्मल क्या होता है? तो जब हम एक्सेल में काम करते हैं और एक्सेल को जब ओपन करेंगे तो हमारी जो वर्क बुक होगी ये नॉर्मल ही होती है। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे नॉर्मल पे टिक लगा हुआ है। तो डिफॉल्ट जो हमारा वर्क बुक का व्यू होता है कौन सा होता है? नॉर्मल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया गया पेज ब्रेक प्रीव्यू, ए क्या है? पेज ब्रेक प्रीव्यू से हमको ये पता चलेगा जो हमारा यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, जो डेटा लिखा हुआ है, अगर इस डेटा को हम प्रिंट कर रहे हैं, इस डेटा को हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमको ये नहीं पता चलेगा अभी कि ये डेटा हमारा कितने पेज में प्रिंट होगा। जैसे कि डेटा हमने यहाँ पर छोटा ही लिखा है, लेकिन अभी यहाँ पर हमको ये करेक्ट नहीं पता है कि ये डेटा हमारा कितने पेज पर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में एक सीट बहुत बड़ी होती है। टोटल इसमें रो की संख्या होती है 10,48,576 और इसमें जो कॉलम होते हैं 16,384, इतने कॉलम होते हैं। अभी इतने कॉलम जो है बहुत बड़े हमारी सीट हो जाएगी, तो पूरे सीट पर अगर डेटा लिखेंगे तो एक पेज पर तो प्रिंट नहीं होगा। तो इसीलिए एक्सेल में भी अपने अपने पेज होते हैं। अब यहाँ पर हमने जो डेटा लिखा है हमको ये देखना है कि ये डेटा हमारा कितने पेज में प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेज 1 यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा डेटा दिया गया है पेज 1 पर प्रिंट हो जाएगा और इस साइड में जो डेटा दिया गया है हमारा पेज नंबर 2 पर प्रिंट हो जाएगा। अगर इसी डेटा को थोड़ा यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, इसी डेटा को यहाँ से कर लेंगे कॉपी और फिर यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब पेस्ट करेंगे तो उसी के हिसाब से पेज का साइज भी बढ़ जाता है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो यहाँ पर पेज है, पेज कितने हैं और जो डेटा हमने लिखा है ये डेटा कितने पेज पर प्रिंट होता है। अब यहाँ पर पूरी की पूरी शीट नहीं दिखाई देगी, जितने एरिया में हमने डेटा लिखा होगा अगर हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो उतने एरिया का ही डेटा दिखाई देगा और हमको पता चल जाएगा कि ये डेटा जो है कितने पेज पर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या है। अब हम इसको बिल्कुल पहले के जैसा अगर बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे, ये बिल्कुल पहले के जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग पेज ब्रेक प्रीव्यू समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया है पेज लेआउट। अब पेज लेआउट क्या है? तो पेज लेआउट भी पेज ब्रेक प्रीव्यू की तरीके से ही एक ऑप्शन होता है। बस पेज लेआउट में ये होता है कि जितनी भी सीट हैं पूरे के पूरे पेज हमको एक एक सेपरेट दिखाई देते हैं और पेज ब्रेक प्रीव्यू में ये होता है कि जितना डेटा लिखा है केवल उतने ही एरिया के पेज हमको शो होते हैं। तो जब हम पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल की सीट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और यहाँ पर हमारी रूलर भी शो होती है। अब यहाँ पर जो ये है ये हमारा पहला पेज है। अब इसमें भी हम सेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा लिख रहे हैं और वहाँ पर हमको आइडिया नहीं लग रहा है कि ये डेटा जो है कितने पेज पर चला जाएगा, तो उसके लिए पेज लेआउट ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पेज कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब 3 पेज में डेटा है तो 3 पेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम अपने हिसाब से डेटा टाइप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम हेडर टाइप करना चाहें तो क्लिक कर लेंगे और हेडर में जैसे हम लिख रहे हैं यूपीएससी IAS प्राइम, हेडर में हम टाइप कर देंगे यूपीएससी IAS प्राइम। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जितने भी पेज होंगे सभी पेज में हेडर हमारा लिख कर आ जाएगा यूपीएससी IAS प्राइम के नाम से। अगर हम फुटर में लिखेंगे तो पेज के सबसे नीचे फुटर में वो चीज़ें शो होंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को पेज लेआउट जो ऑप्शन है ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका यूज क्या होता है। अगर हम इसको नॉर्मल करना चाहें तो यहाँ पर नॉर्मल व्यू दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे हमारा पेज नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया
दिया है कस्टम व्यूज। कस्टम व्यूज क्या है? तो जब हम एक्सेल में काम करते हैं, मान लीजिए किसी भी सीट पर हैं, अगर कोई एरिया हम उसको ऐड करना चाहें, कस्टम का मतलब ये होता है अपने आप किस तरीके से हम उसको दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी स्टूडेंट डेटा नाम से हैं, हम चाहते हैं इतने डेटा को सेलेक्ट कर लें और आएंगे कस्टम व्यू में। कस्टम व्यू में आएंगे और यहाँ पर देखो दिया गया है ऐड ऑप्शन, ऐड पर क्लिक कर लेंगे। ऐड पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर इतने एरिया का जो भी नाम देना चाहें, जैसे यहाँ पर हम टाइप कर देंगे UPCISS टाइप करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। जब ओके पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए हम अपने इस डेटा में कहीं पर भी हैं या मान लीजिए हम किसी सीट पर हैं, अगर अब हम कस्टम व्यू में जाते हैं और हमने यहाँ पर जो नेम बनाया भी UPCISS, इसको हमने कस्टम व्यू के रूप में बनाया, क्लिक करके 100 पर टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वही एरिया शो हो जाएगा जिसको हमने कस्टम व्यू में ऐड किया है। तो ये ऑप्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जैसे जो भी चीज़ें हमने बनाई है, अगर इनको डिलीट करना है तो क्लिक कर दो, डिलीट पर क्लिक करके यस कर दो, डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ पर UPCISS इसको डिलीट करना है, क्लिक करके डिलीट कर दो और हम UPCISS को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा कस्टम व्यू होता है। तो यहाँ पर वर्कबुक व्यू से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होंगे ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया है शो का मतलब क्या है? जैसे कि हम आते हैं यहाँ पर सीट में। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो सीट है इसमें हमारे यहाँ पर रो कॉलम की जो बॉर्डर है दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। अगर हम चाहते हैं ना दिखाई दे तो ग्रिड लाइन पर टिक हटा देना है, ये सीट बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। सीट प्लेन है लेकिन इसमें जो काम करेंगे वो हम सेल में ही काम करेंगे, बस इसके जो बॉर्डर होते हैं, जो ग्रिड लाइंस होते हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर हम टिक कर देंगे तो दिखाई देती हैं। अगर यहाँ पर देखो हेडिंग में क्या है, जैसे यहाँ पर रो नंबर 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, कॉलम नंबर में ABCD करके लिखा हुआ है, हम चाहते हैं ना दिखाई दे तो हेडिंग से टिक हटा देंगे। यहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर जो शो हो रहे थे वो नहीं दिखाई देंगे। अगर टिक कर देंगे तो यहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर देखो फार्मूला बार, जैसे ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे फार्मूला बार दिया गया है। जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो यहाँ पर जो भी काम करेंगे, जो भी फार्मूले यूज करेंगे वो सब फार्मूले बार में शो होते हैं। अगर फार्मूले बार को हमें नहीं दिखाना है तो फार्मूले बार से टिक हटा देना है, फार्मूला बार गायब हो जाएगा। अगर हम फार्मूले बार पर क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार शो हो जाता है। अब यहाँ पर देखो रूलर का जो ऑप्शन दिया गया हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा तब हाईलाइट होगा जब हम अपने सीट को पेज लेआउट में ओपन कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे रूलर दिखाई दे रहा है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे रूलर दिखाई दे रहा है जिसमें 1 2 3 4 करके है, ये रूलर है जिसको हम कंप्यूटराइज स्केल के नाम से जानते हैं। इससे हमको एक आइडिया लगता है कि हमारा पेज जो है, पेज में कहाँ तक डेटा आ जाएगा। इसकी सहायता से हम मार्जिन को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम रूलर को नहीं दिखाना चाहते हैं तो रूलर से टिक हटा देंगे, रूलर नहीं दिखाई देगा। रूलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रूलर शो होता है। अब इसको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल पर क्लिक कर दो, यहाँ से हम अपनी सीट को नॉर्मल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया गया है जूम क्या है? तो जूम ऑप्शन जो होता है इसकी सहायता से हम अपनी सीट को जूम कर सकते हैं, चाहे यहाँ से जूम कर ले या फिर आप लोग स्टेटस बार में यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ से भी हम अपनी सीट को जूम कर सकते हैं, जितना भी चाहे उतना जूम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो जूम का ऑप्शन दिया गया है, जब हम जूम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब अपने इस पेज को हम कितना जूम करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर चाहते हैं 100 तक हो जाए, क्लिक करके ओके कर देना है, ये 100 हो जाएगा। जूम पर क्लिक करेंगे, अगर हम 200 पर क्लिक करके ओके करेंगे तो जो सीट है 200 तक हमारी जूम हो जाती है, यानी कि हम जितना चाहे उतना यहाँ से जूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर 100 पर क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक जो हमारा पेज है, जो हमारा सीट है, ये डिफ़ॉल्ट जो 100 होता है उतना जूम हो जाएगा। एक तो तरीका ये होता है, या फिर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और माउस में जो स्क्रॉल बटन होती है, अगर हम स्क्रॉल बटन को ऊपर करते हैं तो पेज हमारा जूम होता है, अगर नीचे करेंगे तो पेज हमारा जूम आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनका भी यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया है जूम टू सिलेक्शन। ए क्या है? जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर इतना बड़ा डेटा है, हम पूरे डेटा को जूम नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हमने सेलेक्ट किया है केवल इतने एरिया को ही जूम करना है। तो इतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और जूम टू सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन किया हुआ पार्ट जो जूम करना चाहें यहाँ से हम कर सकते हैं। क्लिक कर देंगे, उतना एरिया जूम हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये सीट हमारी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जूम टू सिलेक्शन की सहायता से जितना एरिया हम सेलेक्ट करते हैं उतना पेज हमारा जूम हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया है विंडोज। विंडोज से रिलेटेड कई ऑप्शन है और ये हमारे काम के भी ऑप्शन होते हैं, क्योंकि इनको हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हमारा न्यू विंडो। अब इसको हम न्यू विंडो के नाम से समझें या फिर समझें कि ये हमारा डुप्लीकेट विंडो को बना देता है। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर टाइटल बार में देखिएगा AA.xlx लिखा हुआ है, ये हमारी एक विंडो है। अगर हम न्यू विंडो पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अब लिख कर आ जाएगा AA.xlx.2। ये क्या है? ये हमारी दूसरी विंडो ओपन हो गई, यानी कि दोनों विंडो जो है डुप्लीकेट हैं। अगर एक साथ हम दो विंडो पर काम करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं।
व्यू में जाएंगे, फिर हम न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 विंडो आ जाती हैं। तो इस तरीके से अगर एक विंडो पर काम कर रहे हैं और हमको बिल्कुल सेम उसी विंडो की कई विंडो बनाना है तो बना सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 3 नंबर विंडो ओपन हो गई। हम चाहते हैं पहले वाले विंडो पे जाना है, तो यहाँ पर टास्क बार में जो हमारा एक्सेल है इस पर जब माउस का कर्सर लाएंगे तो 3 विंडो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम पहले विंडो को ओपन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो इसमें दिया गया है विंडो के बाद अरेंज ऑल। अब अरेंज ऑल का मतलब ये होता है यहाँ पर हमने जो 3 विंडो डुप्लीकेट की हैं इनको हम किस तरीके से अरेंज करना चाहें, किस तरीके से हम दिखाना चाहते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं जब हम एक ना एक विंडो पर काम करते हैं, एक से अधिक विंडो पर, तो अपनी सीट को या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो उसको रिस्टोर डाउन ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो वही काम समझ लो हम अरेंज ऑल से कर रहे हैं। अरेंज ऑल पर जब क्लिक करेंगे तो हम अपने विंडो को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, हम टाइल्ड में दिखाना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। जैसे वर्टिकल पर क्लिक करके ओके करते हैं, तो वर्टिकल पर जब क्लिक करके ओके कर देंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितनी भी विंडो हमने यहाँ पर बनाई हैं उतनी विंडो शो हो रही हैं। तो एक साथ इस तरीके से हम अपने विंडो को यहाँ पर देख सकते हैं जैसा चाहें वैसा। हम इसको फिर फुल स्क्रीन में कर लेंगे तो यहाँ पर अरेंज ऑल हो गया। अगर मान लीजिए हम इसको हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करके ओके करते हैं तो जितनी भी विंडो हैं सभी के सभी हमारी कैसी हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल में दिखाई देती हैं। फिर यहाँ से हम इसको फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अरेंज ऑल क्या होता है। अब यहाँ पर एक से अधिक अगर विंडो है इनको हटाना चाहे तो यहाँ से हम इसको हटा भी सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा और इसको हम फुल स्क्रीन में कर लेंगे। फिर अरेंज ऑल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है फ्रीज पेन्स का, कि फ्रीज पेन्स क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो फ्रीज पेन्स ऑप्शन जो होता है जब हमारा डेटा लार्ज होता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा हमारा जो डेटा है अभी इसको जब हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ऊपर लेके जब जा रहे हैं तो ऊपर के जो हमारे हेडर होते हैं जैसे ID नंबर हो गया, कोर्स हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, फादर नेम हो गया, इसको जब ऊपर करेंगे तो ऊपर की जो हेडिंग होती हैं, जो हेडर होते हैं वो हमारे हाइड हो जाते हैं और इससे हमको ये पता नहीं चल पाता कि जो हमारा डेटा है किस कॉलम में क्या लिखा हुआ। जैसे इसमें फादर नेम है या फिर इसमें स्टूडेंट नेम है या इसमें स्टूडेंट नेम है या इसमें फादर नेम है या DOB है या फिर एडमिशन डेट है, क्या है। तो इस तरीके से हमारी सारी हेडिंग यहाँ पर क्या होती हैं, हाइड हो जाती हैं। लेकिन हम चाहते हैं जब हम अपने डेटा को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें तो ऊपर की जो हेडिंग है, जो हेडर हैं, ये हाइड ना हो, ये हमारे हाइड ना हो। इससे हमको परफेक्ट पता चल जाए कि किस कॉलम में कौन सा डेटा लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रीज पेन्स। जैसे हम फ्रीज पेन्स पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो दिया है फ्रीज टॉप रो। हम चाहते हैं जो सबसे ऊपर वाली रो है इसको लॉक कर दें, तो फ्रीज टॉप रो पर क्लिक कर देंगे और सबसे ऊपर वाली जो रो है ये हमारी लॉक हो जाएगी और इसको हम ऊपर कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने हेडर को लॉक कर सकते हैं और चाहे जितना बड़ा डेटा हो आसानी से हमको पता चल जाएगा कि किस कॉलम में कौन सा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम फ्रीज पेन में जाके यहाँ से अनफ्रीज पेन्स पर क्लिक कर देंगे तो अब क्या होगा, जो ऊपर के हमारे हेडर हैं ये हमारे अनफ्रीज हो जाएंगे यानी अनलॉक हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए हम कॉलम को लॉक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जब इस तरीके से डेटा को स्क्रॉल करें तो ID नंबर वाला जो कॉलम है ये हमारा हाइड ना हो। तो इसके लिए फ्रीज पेन्स में जाना और यहाँ पर देखो दिया है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो पहला कॉलम है ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम अपने डेटा को स्क्रॉल करेंगे तो पहला कॉलम लॉक है और इससे हमको ये पता चल जाएगा किस व्यक्ति की कौन सी ID यहाँ पर दी गई है। तो ये होता है हमारा फ्रीज पेन्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हम कई तरीकों से और कई कई स्थानों पर करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया गया है स्प्लिट का। स्प्लिट क्या है, जैसे कि यहाँ पर न्यू विंडो से क्या होता था, एक नई विंडो ओपन करते थे, लेकिन स्प्लिट से क्या है, जो यहाँ पर हमारा डेटा है अगर हम इसी सीट में चाहते हैं एक नई हमारी सीट बन जाए, यहाँ पर नहीं बल्कि इसी विंडो को टुकड़ों में कर दें, तो यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे। स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो डेटा ऊपर लिखा है वही सेम डेटा यहाँ पर भी लिखा है। तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी क्लिक कर लेंगे तो ये डेटा ऊपर स्क्रॉल होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे इसमें तो ये डेटा ऊपर स्क्रॉल होता है। तो ये होता है स्प्लिट का काम, यानी एक ही विंडो में उसको हम 2 बार डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हटाना है तो क्या करना है, स्प्लिट से टिक हटा देना है, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दिया है हाइड। हाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पर 2 विंडो हैं। मान लीजिए हम इस वाली विंडो को यानी जो AA नाम की विंडो है इसको हम हाइड करना चाहते हैं, तो हाइड पर क्लिक कर देंगे और हमारी जो विंडो थी वो हाइड हो जाएगी। अब इसको अगर शो कराना है तो व्यू में जाना और यहाँ पर दिया अनहाइड, अनहाइड पर क्लिक कर देंगे। आप जिस भी फाइल को हमने हाइड किया उस पर क्लिक करके ओके कर देना है, वो फाइल हमारी यहाँ से शो हो जाएगी। तो हाइड और अनहाइड जो ऑप्शन है ये भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि इन ऑप्शन को हम किस तरीके से यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया है व्यू स्लाइड बाई स्लाइड। एक
क्या होता है। तो व्यू स्लाइड बाय स्लाइड जो है ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे कि एक साथ मान लीजिए 2 फाइल पर काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर AA नाम की फाइल है, अगर दूसरी फाइल को ओपन करते हैं तो ये हमारी डेमो नाम की फाइल है। मान लीजिए हम अभी यहाँ पर हैं AA नाम की फाइल पर। जब हम व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो भी विंडो थी, 2 विंडो थी, दोनों विंडो साइड बाय साइड कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। अगर हम रीसेट पोजीशन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो नीचे हमारी फाइल थी ये ऊपर आ जाती है। अभी यहाँ पर देखो दिया गया है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर हम पहले वाली फाइल पर है, अगर हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमारी जो नीचे वाली फाइल है ये भी स्क्रॉल हो रही है। यानी कि यहाँ पर अगर हम टिक लगा के रखेंगे तो दोनों फाइल साथ में स्क्रॉल होते हैं। अगर हम सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर पहले को स्क्रॉल करेंगे तो पहले स्क्रॉल होगी, अगर हम यहाँ पर दूसरे पर क्लिक करके दूसरे को स्क्रॉल करेंगे तो दूसरी हमारी क्या होगी, स्क्रॉल होती है। अगर यहाँ पर टिक लगा के रखेंगे तो हम एक को अगर स्क्रॉल करेंगे तो एक के साथ क्या होता है, हमारी दोनों विंडो यहाँ पर स्क्रॉल होती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ से टिक हटा देना है। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए हम कभी किसी को फुल स्क्रीन में कर लेते हैं, अगर हम रीसेट विंडो पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो ये फिर पहले क्या होगा, पहले की तरीके विंडो को कर देगा, यानी कि उसको साइड बाय साइड के अकॉर्डिंग ही रख देता है। अगर हम यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड से टिक हटा देंगे तो हम नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया है स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब क्या होता है, जब हम एक से अधिक कई विंडो को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ से हम जिस भी विंडो पर जाना चाहें जा सकते हैं। जैसे कि स्विच विंडो का जो ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हमारे सामने 2 विंडो ओपन है। डेमो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डेमो वाली जो फाइल है एक्सेल की, यानी जो विंडो वो ओपन हो जाएगी। अगर हम स्विच विंडो पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर AA नाम का जो ऑप्शन दिया गया है, जो हमारी विंडो है, जो फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस फाइल पर आ जाएंगे। नहीं, स्विच विंडो से होता है कि जितने भी विंडो होंगे, जिस भी विंडो पर जाना चाहें जा सकते हैं। तो हम स्विच विंडो से जा सकते हैं, या फिर जब एक्सेल को ओपन करेंगे तो नीचे टास्क बार में एक्सेल का जो आइकन दिखाई देता है, यहाँ से भी हम जिस भी विंडो पर जाना चाहें जा सकते हैं। स्विच विंडो और यहाँ से जो काम करेंगे दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया है माइक्रोज का। तो माइक्रोज ऑप्शन क्या करता है, तो माइक्रोज ऑप्शन जो होता है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये जो काम करता है रिकॉर्ड करता है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे वर्कबुक को रिकॉर्ड कर लेगा जैसे हम वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो काम करेंगे उस डेटा को रिकॉर्ड कर लेगा, फिर वही सेम डेटा को अगर मान लीजिए कहीं पर भी यूज करना है तो दोबारा हम लिखेंगे नहीं और उसी सेम डेटा को वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो ये काम माइक्रोज का होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर हमें लिखनी होती हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों को हम लिखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसके लिए हम माइक्रोज ऑप्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो दिया है, अभी हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड माइक्रो की केवल। तो रिकॉर्ड माइक्रो पर जब हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हम अपने माइक्रो का जो भी नेम देना चाहें, जैसे यहाँ पर हम रखते हैं ASD रखेंगे। फिर यहाँ पर देखो शॉर्टकट की, अगर हम चाहें शॉर्टकट की बनाना तो यहाँ पर शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर हम शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं Ctrl+Shift+H, तो कंट्रोल ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर शिफ्ट के साथ H प्रेस कर देना है। तो शिफ्ट के साथ जब H प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर शॉर्टकट बन जाएगी और शॉर्टकट हमको याद रख लेना है। फिर यहाँ से हमको कर देना ओके कर देंगे, रिकॉर्डिंग हमारी जो है चालू हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पर बिल्कुल हम A1 सेल से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम टाइप कर रहे हैं रोल नंबर, यहाँ पर टाइप करेंगे रोल नंबर। और आप लोगों को एक चीज़ याद रख लेना, जब हम रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो ज़्यादा हमको गलती नहीं करना है, क्योंकि गलतियाँ जो होती हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगी क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पर रोल नंबर टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर जैसे हम टाइप कर लेते हैं नेम टाइप करेंगे, टाइप कर लेंगे क्लास, यहाँ पर क्लास टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम टाइप करना चाहते हैं एड्रेस, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे एड्रेस। अभी के लिए मान लीजिए हम 4 फील्ड ही यहाँ पर बनाते हैं और चारों फील्ड को कर लेंगे सेलेक्ट। होम में आएंगे, यहाँ से इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, इसका जो भी कलर करना चाहें कलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर जो भी रखना चाहें यहाँ से हम बैकग्राउंड का कलर भी रख सकते हैं, साइज बढ़ाना चाहें साइज बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से हम इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इतना रिकॉर्ड कर लिया, फिर हमको आना है व्यू में। अब यहाँ पर माइक्रोज में आएंगे और यहाँ पर देखो दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन दिया गया इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो इस पर जब हम क्लिक कर देंगे रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो जाएगी। अब यही सेम चीज़ अगर मान लीजिए हम दूसरे सीट पर लाना चाहते हैं तो एक दो तरीका ये होता है, कॉपी करके पेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे हम दूसरे सीट पर लाना चाहते हैं
तो माइक्रोज में और यहाँ पर व्यू माइक्रो में जाना। व्यू माइक्रो में जाएंगे, अब यहाँ पर जो हमने अभी रिकॉर्ड किया ASD नाम की फाइल यहाँ पर दिया गया, इस पर क्लिक करके रन कर देंगे, वही चीज़ आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को याद कर लेना है, जैसे हमने फाइल में लिखा है, जहाँ पर हमने लिखा है वहीं पर आ जाएगा। जैसे इस फाइल में लाना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं यहाँ पर यल नंबर जो हमारा कॉलम है, यानी यल9 जो सेल है, यहाँ से हम डेटा लिखना चाहें वही सेम, तो फिर व्यू माइक्रो में जाकर रन पर क्लिक कर दें। या हम इसके शॉर्टकट जो बनाए हैं Ctrl+Shift+Y प्रेस कर देंगे तो वो डेटा यहाँ पर आए, तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये डेटा हमारा यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्ट रिकॉर्ड माइक्रो यूज किया है। अगर हम ये चाहते हैं जहाँ पर भी हम रिकॉर्ड करें, कहीं पर भी रिकॉर्ड करें, लेकिन हम अपने मुताबिक कहीं पर भी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑप्शन यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पर जो हमने सीट बनाई है, इनको थोड़ा डिलीट कर दें, फिर आप लोगों को हम नेक्स्ट ऑप्शन बताते हैं जो आप लोगों के लिए बेस्ट है। उसकी मदद से आप जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर डेटा आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं यूज रिलेटिव रेफरेंस, तो यूज रिलेटिव रेफरेंस का जो ऑप्शन, इसको यूज करने से पहले रिकॉर्डिंग जो है हमको सेम उसी तरीके से ही इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम माइक्रो का जो भी नाम बनाना चाहें, जैसे यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं UPCIESS टाइप करेंगे। यहाँ पर हम शॉर्टकट बनाना चाहें तो शॉर्टकट भी बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर शॉर्टकट बनाते हैं Ctrl+Shift+I, कंट्रोल के साथ हम यस बना देंगे। यस जो है ये ऑलरेडी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट होती है, Ctrl+S। तो यहाँ पर हम बनाते हैं शिफ्ट के साथ आई बनाएंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। फिर हम माइक्रो में ही आएंगे। अब यहाँ पर यूज रिलेटिव रेफरेंस का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर जब टिक करेंगे, यहाँ पर टिक हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं रोल नंबर, यहाँ पर टाइप करेंगे रोल नंबर, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे नेम, फिर यहाँ पर टाइप कर लेंगे एड्रेस टाइप कर लेंगे। यहाँ पर जैसे हम टाइप कर लेंगे क्लास, इतनी चीज़ें टाइप करते हैं और इनको कर लेंगे सेलेक्ट। होम में आएंगे, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे, इसको सेंटर में कर लेंगे, यहाँ से साइज हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और इसको जैसा भी चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। फिर हम आएंगे व्यू में और यहाँ पर आना है माइक्रोज में और यहाँ पर देखो दिया गया स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देना है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट सीट में। अगर यही चीज़ हम लाना चाहते हैं तो माइक्रोज में आके यहाँ पर देखो दिया है व्यू माइक्रो पर क्लिक कर दें। जो हमने अभी बनाया है UPCIESS के नाम से क्लिक करके रन कर देंगे तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। मान लीजिए हम यहाँ पर लाना चाहते हैं तो इसके जो शॉर्टकट हमने बनाई है Ctrl+Shift+I प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये होता है हमारा यूज रिलेटिव रेफरेंस का। अगर हम रिकॉर्डिंग करते टाइम यहाँ पर टिक लगा देंगे तो जहाँ पर भी हम अपना कर्सर रखेंगे वहाँ पर हमारा डेटा रिकॉर्ड जो किया होगा वो आ जाएगा। अगर डायरेक्ट हम रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके रिकॉर्ड करते हैं और इस पर टिक नहीं लगाएंगे तो जहाँ से हमने लिखा होगा रिकॉर्ड करते टाइम हमारा डेटा वहीं पर रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे सीट 1 में आते हैं, यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर हम व्यू माइक्रो में जाके UPCI वाला डेटा लाना है, क्लिक करके रन कर देंगे और डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को माइक्रोज ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ साथ हमने एक्सेल में जो हमारे टैब थे, जो इंपॉर्टेंट टैब होते हैं, इन सभी टैब को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमने सारे के सारे ऑप्शन भी कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन जो बचे भी हुए हैं, तो जो ऑप्शन बचे हैं तो आगे एक्सेल के जो भी प्रोजेक्ट और जो भी फार्मूले हम कंप्लीट करने वाले हैं वहाँ पर उन ऑप्शन को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि व्यू टैब के बाद हम एक्सेल के फार्मूले कंप्लीट करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हम एक्सेल के फार्मूले कंप्लीट करेंगे, फिर हम देखेंगे एक्सेल में AI का यूज कैसे करते हैं, पावर BI का यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। इसके बाद हम एक्सेल के प्रोजेक्ट सीखेंगे कि एक्सेल में काम कैसे करते हैं, जैसे अटेंडेंस शीट बनाना हो या डेटा एंट्री का काम करना हो, इस तरीके से जो भी काम होंगे ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोज में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग एक्सेल सीख रहे हो तो यह सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में एक्सेल सिखाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।